Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the centripetal force. Let's start. हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन का रिमेनिंग पार्ट। ये हमारे सर्कुलर मोशन थर्ड यूनिट का सेकंड एंड लास्ट लेक्चर है। हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहली बात, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो हम कह सकते हैं कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमाए, या फिर ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को बेंड करे इनटू सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। सच फोर्स which bends straight path into circular paths is called centripetal force. इसका हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं? फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाय r, या फिर mr ओमेगा स्क्वेयर। आपको ये बात पता है कि ओमेगा इज 2π/t होता है। जैसे ही पुट करेंगे सो वी गेट 4π² mr/t²। और ओमेगा 2πf भी तो होता है, सो वी कैन से 4π² f² mr, और हम इसको 2 काइनेटिक एनर्जी बाय आर भी कह सकते हैं। बाय दिस वे कि हमारे पास जो एफ सी होता है वो mv² बाय आर होता है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 1/2 mv² बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। सो एफ सी इज आल्सो ke बाय आर। ये फार्मूला ही आमतौर पर डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब ये तो इसकी स्केलर फॉर्म है। अगर हम देखते हैं सर्कल के वे में, तो नोट कीजिएगा कि एक सर्कल के अंदर जब सेंटर से रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो फिर जब इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर साथ में वेक्टर की डायरेक्शन के साथ माइनस भी आता है। वी कैन आल्सो से लाइक दिस, एफ सी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू mv² बाय आर, और साथ आता है माइनस आर कैप। आर कैप इज डायरेक्शन, माइनस शो करता है कि ऑपोजिट था। दिस आल्सो इक्वल्स टू mv² बाय आर माइनस आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू mv² बाय आर स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा माइनस आर वेक्टर। ये फॉर्म एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अगर एंगुलर के लिहाज से बात की जाए तो हम कहते हैं एफ सी इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेयर, और साथ आ गया माइनस आर कैप, विच इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेयर माइनस आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। आर तो आर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज माइनस mr ओमेगा स्क्वेयर, जबकि दिस r इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंगुलर में वेक्टर फॉर्म हासिल हो गई है एफ सी की, क्योंकि है तो ये फोर्स ही, तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन्स, लेकिन हम इसे और भी नामों से पुकारते हैं। एफ सी इज आल्सो कॉल्ड टेंडेंसी टू overturn, tendency to overturn is also called centripetal force। और ये MCQ पूछा जा चुका है कि if velocity of rotating body is doubled, if velocity of rotating body is doubled, then tendency to overturn becomes alpha option is doubled, beta option is halved, Charlie option is quadrupled, delta option is 1/4। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एफ सी की। एफ सी का लिंक जो वेलोसिटी के साथ आता है दैट इज डायरेक्ट विथ स्क्वायर। जब वेलोसिटी ही डबल हो जाएगी F2 बाय F1 इज इक्वल टू V2 बाय V1 का स्क्वायर। व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड 2V बाय V का स्क्वायर, V तो V से कैंसल हो जाएगा, 2 स्क्वायर बिकम्स 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F2 is equal to 4 times of F1, so it becomes quadrupled। हमने देखा वेलोसिटी को डबल करने से FC 4 टाइम्स हो गई। पर इस तरह के हमसे कई लिंक पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि इफ radius of circle is doubled, अगर रेडियस ही डबल हो जाए by keeping frequency of rotation कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस डबल हो जाए तो बताइए कि एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी कितना हो जाएगा। अब जरा नोट कीजिएगा, ऑप्शंस आर गिवन, डबल्ड, बीटा देखिएगा, हाफ्ड, चार्ली देखिएगा, क्वाड्रपल्ड,
और डेल्टा देखिएगा 1/4, डेल्टा इज 1/4। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें ना तो नोट कीजिएगा, एफ सी का लिंक निकालना है रेडियस के साथ जब फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन हमसे यूं भी पूछा जा सकता है, नोट करें, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ्ड, हम उसको हाफ कर देते हैं। इफ रेडियस इज सर्कल इज हाफ्ड, कब? बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। हम स्पीड को छेड़ ही नहीं रहे, हमने रेडियस को हाफ कर दिया है लेकिन हमने स्पीड चेंज नहीं की। तो बताइए कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी? हमें ऑप्शन दिए जाते हैं बिल्कुल सेम ऊपर वाले, डबल्ड, साथ ही हाफ, उसके बाद क्वाड्रपल्ड और डेल्टा में 1/4। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब सिंपल नोट कीजिएगा, रेडियस डबल किया, रेडियस हाफ किया, एफ सी का लिंक क्या आया? इनवर्स। हमेशा इनवर्स होगा ऐसा तो नहीं पॉसिबल। इनमें देखें, ओमेगा की बात की, आर डायरेक्ट आ गया, टाइम की बात की, आर डायरेक्ट आ गया, फ्रीक्वेंसी की बात की, आर डायरेक्ट आ गया। मतलब कि जब भी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा की बात की जाएगी तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डायरेक्टली टू रेडियस ऑफ सर्कल। इफ रेडियस इज डबल्ड, एफ सी विल बी डबल्ड, क्योंकि लिंक आपस में डायरेक्ट था। और जब भी स्पीड की बात की जाएगी तो इनवर्स लिंक है। जब भी स्पीड की बात करेंगे तो एफ सी इनवर्स ऑफ आर है। तो जब अब रेडियस हाफ हो गया है तो रेडियस हाफ तो एफ डबल्ड। इसको ना आप प्रॉपर इन फॉर्म ऑफ रेशो भी निकाल सकते थे। वो कैसे? कि एफ सी 2/F1, 2 था, ऊपर V1 आएगा, V की केस था तो ऊपर R1 आ जाएगा और नीचे R2 आ जाएगा। नोट कीजिएगा, F2 कैलकुलेट करना है हमने, R1 कितना है? R2 कितना है? हाफ हो गया है, मतलब R/2, साथ आ गया F, ये वाला F मैं इधर ले आया, R से कैंसल, 2 आ गया ऊपर, 2F। तो हम सिंपल बातों से ही नहीं कह सकते कि if radius is halved, force is doubled. It can also be proved कि if radius is halved, force will be doubled, डबल हो जाएगी। तो हमने देखा कि देखिए सिर्फ इनकी बेसिक फॉर्म से ही हम कैसे MCQs निकाल रहे हैं। तो जब भी वेलोसिटी की बात की जाएगी तो क्योंकि इनवर्स आता है, इनवर्स लिंक आता है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो R और F का लिंक है उसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। और अगर यहाँ पर बात करेंगे कि डायरेक्ट जब फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की है तो इस केस में जो R और F का लिंक बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास एक प्रॉपर आइडिया आ गया कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं हमसे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन भी, जैसे कि हमसे ये बात पूछी जा सकती है a car of mass
1000 kg is revolving in a circle of radius 100 मीटर। एक कार जिसका मास 1000 kg है 100 मीटर के सर्कल में ऐसे रोटेट कर रही है with velocity of 144 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में फोर्स क्या होगी? हमें ऑप्शंस यूं गिवन है 1 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन एंड 16 किलो न्यूटन। सबसे पहले तो हमने वेलोसिटी को चेंज करना है अपने SI यूनिट मीटर्स पर सेकंड में। तो नोट कीजिएगा 144 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारे पास 2 जीरोस कट गए इन जीरोस के साथ। 36 इंटू 4 होता है 144। सो 4 इंटू 10 बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। अब करेंगे पुट। FC इज m1000, 40 स्क्वेयर 1600 एंड R इज 100। ये 2 जीरोस इनके साथ कट गए। 1000 मीन्स किलो, सो 16 किलो न्यूटन। So out of all these, delta is your correct option to calculate centripetal force। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम एक बात अपने जहन में रखेंगे कि ये एक ऐसी फोर्स है जो बजाते खुद वजूद में नहीं आती। ये एक ऐसी फोर्स है जिसे कोई और फोर्स वजूद में लेके आती है। सो याद रखेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स is a pseudo force. It is a pseudo force. So we discussed that centripetal force is a pseudo force. मतलब ये किसी फोर्स की वजह से पैदा होती है, ये खुद एक प्राइमरी फोर्स नहीं है। अब इसके पैदा होने के लिए हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर पहले से ही कोई ना कोई फोर्स मौजूद हो। तो याद रखिएगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमेशा वहाँ पर पैदा होगी जहाँ पर एक्सेलरेशन पहले से ही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इस बात का सबूत है कि वहाँ पर पहले से फोर्स मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमने कहाँ कहाँ देखा है इन चीज़ों को? तो ज़रा नोट कीजिएगा। मैं पहले यहाँ पे केस लिखूँगा कहाँ कहाँ पैदा हो सकती हैं। अगर तो हम बात करते हैं प्लैनेट्स की या फिर हम बात करते हैं प्लैनेटरी सिस्टम्स, तो इन प्लैनेटरी सिस्टम्स में जो प्राइमरी फोर्स है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब हम बात करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन की। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, फिर जब कार बेंड लेती है, जब टर्न करती है,
टर्निंग ऑफ कार, लेकिन ये टर्निंग है एक स्ट्रेट रोड पे, टर्निंग ऑफ कार ऑन आ स्ट्रेट रोड। अगर एक स्ट्रेट रोड पर बेंड किया जाए तो फिर केस अलग है। और अगर हम यही टर्निंग ऑफ कार बेंड रोड पे करें, टर्निंग ऑफ कार ऑन आ बैंक्ड रोड, तो फिर केस इंटायरली अलग हो जाता है। उसके अलावा ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो हम पत्थर घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल केस अलग है, इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कल एक सेपरेट केस सामने आता है। तो नोट कीजिएगा, जब भी प्लैनेट्स की बात की जाएंगी तो इस केस में FC सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्राइमरीली प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो हम इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन की बात करेंगे तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक या फिर कूलम फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर तो एक कार एक स्ट्रेट रोड पे टर्न कर रही है तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शन मौजूद होती है टायर और रोड के दरमियान में, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर वही कार बेंडिंग कर रही हो लेकिन स्ट्रेट नहीं बल्कि बैंक्ड रोड के ऊपर, ऐसी रोड जिसका एक किनारा थोड़ा सा उठा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैंक्ड रोड, अगर इस केस में हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। ये बात याद रखनी है। नॉर्मल फोर्स कैसे? अगर हमारे पास ये एक रोड है जिसको एक ख़ास एंगल पर बेंड किया गया है और यहाँ पर हमारे पास टायर मौजूद है, दिस इज टायर, तो वेट एक्ट करता है एग्जैक्टली डाउनवर्ड, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो एक्ट करती है सरफेस के ऊपर यूं नॉर्मल। दिस नॉर्मल फोर्स हेल्प टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ बेंक्ड रोड। अगर तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएं हम किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी रस्सी के साथ, तो स्टूडेंट्स इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसे केस में जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। और एक वर्टिकल सर्कल में अगर घुमाया जाए किसी भी बॉडी को, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन प्लस कंपोनेंट ऑफ वेट। साथ हमारे पास वेट भी इंक्लूड हो जाता है जो हेल्प करता है किसमें, प्रोवाइड करने में। हमने सिंपल देखा क्या कि इन तमाम केसेस में FC तो पैदा हो रही है लेकिन कर कौन रहा है, एंड अदर फोर्सेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली अ सेकेंडरी और अ सूडो फोर्स, हम इसे कह सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से, अगर फर्दर नोट करें कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं, सर्कल में किस किस तरह की मोशन हो सकती हैं। स्टूडेंट ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की, तो हम बेसिकली डील करेंगे दो मोशंस के साथ। इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन,
तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम अपनी आसानी के लिए UCM भी कहते थे। UCM मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेकंड वे में हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, विच इज कॉल्ड NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी की स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बॉडी की स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट। हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट शुड बी कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड नहीं बदलनी चाहिए किसी भी सूरत। अगर एक बॉडी इस तरह से सर्कल में रोटेट कर रही है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और हम कहते हैं कि इस केस में बॉडी की जो स्पीड यहाँ पर थी v, वही स्पीड बॉडी की यहाँ पर b है v, वही स्पीड बॉडी की यहाँ पर b मौजूद है v, वही स्पीड बॉडी की यहाँ पर b मौजूद है v। डायरेक्शन तो बदल रही है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इस किस्म की मोशन में हमारे पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन पैदा होता है जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से पैदा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is produced due to change in direction of velocity। वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन कौन सा पैदा होता है? AC। दिस इज कॉल्ड AC। अब इस केस में उनके पैदा ही सिर्फ एक हो रहा है, एक और होता है हमारे पास, that is called tangential acceleration। tangential acceleration which is also called AT। हम इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं। centripetal is also called radial acceleration। हम इसको रेडियल भी कहते हैं, जबकि टेंजेंशियल को हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास टेंजेंशियल है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये पैदा होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रही, तो फिर हमने यहाँ पे कहा कि जो AT है ना, AT 0 हो जाएगा। और याद है हमने पढ़ा था कि AT इज इक्वल टू R अल्फा होता है। अगर AT 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। तो सिर्फ एक ही रह गया, सेंट्रीपिटल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म ऐसी सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड ही कांस्टेंट नहीं रहती। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड के कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी की है वो तब्दील हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब वो तब्दील होना शुरू हो गई है। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है
तो नोट कीजिएगा अब ये सारे v सेम नहीं रहेंगे। अब अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल के अंदर सेंटर से अगर देखा जाए तो बॉडी जहां जहां पर भी मौजूद होगी उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड कम तभी एरो छोटा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा एरो बड़ा, फिर कम एरो छोटा, फिर और कम एरो छोटा। ठीक है, आप देख रहे स्पीड्स चेंज हो रही हैं। दिस इज V1, V2, V3 एंड V4। अगर इसी तरह से स्पीड्स की मैग्नीट्यूड बदल रही हो तो फिर टेंजेंशियल बी पैदा हो जाता है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए सी ज़ीरो नहीं है, ए सी प्रेजेंट है, लेकिन साथ साथ ए टी भी ज़ीरो नहीं है। और अगर ए टी ज़ीरो ना हुआ तो अल्फ़ा भी ज़ीरो नहीं है। इस केस में देयर वाज ओनली वन एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल था एंड दैट वाज ए सी। लेकिन इस केस में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल ए सी है, अलोंग टेंजेंट ए टी है, और इसी के साथ साथ अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन अल्फा है। अब यहाँ पर तीन मौजूद है और जो नेट लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो ज़रा नोट कीजिएगा। नेट लीनियर एक्सेलरेशन तो वो है ए सी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे और साथ अल्फ़ा भी मौजूद है। तो आपने ये बड़ा बेहतर तरीके से देख लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमसे ये बार बार पूछा जाता है जनरली कि बताएं यूनिफॉर्म में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो स्पीड सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अलबत्ता बदल ही रही होती है। यहाँ से हमें सिंपल एक एमसीक्यू ये भी पूछा जाता है, ज़रा नोट कीजिएगा। कुछ एमसीक्यू इस तरह से ही पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्टूडेंट साथ ही हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेशन, बीटा ऑप्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, चार्ली ऑप्शन इज स्पीड एंड डेल्टा ऑप्शन इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ज़रा नोट कीजिएगा इनमें से कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। कुछ बच्चे आप में से कंफ्यूज हो गए होंगे, वो कह रहे होंगे कि ए भी सेम था, एफ सी भी सेम था, स्पीड भी सेम थी, ऑप्शन डी तो पता है वो तो सेम नहीं है, पहले तीनों में से कौन सा होगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब एक बॉडी इस तरह से सर्कल में रोटेट कर रही होती है, जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, इफ़ दिस इज़ रोटेटिंग इन सर्कल, और बॉडी पहले मौजूद थी इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे, तो नोट कीजिएगा ज़रा। इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ए सी इज टूवर्ड्स सेंटर, टॉप पे गया तो ए सी इज टूवर्ड्स दिस, यहाँ पे ए सी इज टूवर्ड्स दिस। क्या आप नोट कर रहे हैं कि चाहे AC की मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑफ AC इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड सेम इज द केस विद सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम FC की बात करें ना तो FC भी ऐसे ही है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल तो होता है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन FC की कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। तो FC भी कांस्टेंट नहीं है ना AC कांस्टेंट है, क्योंकि द डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। फिर इनमें से कांस्टेंट क्या है, सेम क्या है,
तो स्टूडेंट्स दैट इज स्पीड, क्योंकि स्पीड तो है ही स्केलर, डायरेक्शन तो इसकी होती ही नहीं है और इसकी मैग्नीट्यूड वैसे ही सेम रहती है, तो स्पीड इज कांस्टेंट इन दिस केस। और एक एमसीक्यू हम और करेंगे यहीं से। हमें जनरल ये बात कही जाती है कि नोट कीजिएगा, इफ 2 points are at 1 meter and 2 meter from center of circle, then ratio of their angular speeds will be। एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, अ बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कल और सेंटर से 1.1 मीटर पे है, जबकि दूसरा पॉइंट 2 मीटर पे है। हमारे पास एक पॉइंट आ गया ये पिंक वाला, एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास ये ग्रीन, सेकंड पॉइंट ये है, और कहा गया कि बताइए उनकी रेशो ऑफ ओमेगा क्या होगी। हमें ऑप्शन साथ कुछ यूँ दे दी गई कि ऑप्शंस आर 1:1, बीटा इज़ 2:1, चार्ली इज़ 1:2 एंड डेल्टा इज़ 1:4। और कहा गया कि बताएं इनका आंसर क्या होगा। एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ फिर हम उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। अगर एक रोटेटिंग बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स अगर देखे जाते हैं तो उन तमाम पॉइंट्स की एंगुलर क्वांटिटीज हमेशा सेम रहती हैं। इन 2 पॉइंट्स का थीटा सेम है, इन 2 पॉइंट्स का, क्योंकि देखें हम बात कर रहे हैं एक ही लाइन में, ये पॉइंट असल में इधर है, हमने इनको शो करने के लिए इस लिहाज से शो किया, असल में ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और एक ही लाइन में ये पॉइंट्स मौजूद हैं ऑन अ सिंगल लाइन, ठीक है, आर एट 1 मीटर एंड 2 मीटर अलॉन्ग अ लाइन शामिल है। और अब ये रोटेट कर रहा है, इनका थीटा भी सेम होगा, ओमेगा भी सेम होगा, अल्फा भी सेम होगा, सब कुछ इनका जो एंगुलर है वो सेम रहेगा, लेकिन लीनियर बदलता रहेगा। स्टूडेंट्स वो कैसे, ज़रा नोट कीजिएगा। जब हम रोटेट कर रहे होते हैं इस बॉडी को, तो जो सर्कल इस पॉइंट का बनता है दैट इज दिस, और जो सर्कल ग्रीन पॉइंट का बनता है दैट इज दिस। क्या इस केस में सर्कल दोनों के बिल्कुल सेम बन रहे हैं? नहीं, ग्रीन पॉइंट सबसे ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ओमेगा भला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये पॉइंट बाद में आए और ये पॉइंट पहले आ जाए? ऐसा तो नहीं होता। अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है सो एवरी पॉइंट विल रीच एट द सेम टाइम। तो याद रखें इन दोनों का टाइम पीरियड चूंकि सेम है तो ओमेगा एंगुलर क्वांटिटी सेम रहती है, लेकिन क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस चेंज है तो 1 वाला पिंक वाला कम फासला तय करता है, ग्रीन वाला ज़्यादा फासला तय करता है। लेकिन सेम टाइम में आने के लिए, ज़्यादा फासला तय करने के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है ताकि टाइम सेम रह सके। S इज इक्वल टू VT होता है ना, तो T इज इक्वल टू S/V भी तो हो सकता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टू कवर इट इन सेम टाइम मोर स्पीड इज रिक्वायर्ड। 2 वाले का डिस्टेंस ज़्यादा है तो 2 वाले की स्पीड भी ज़्यादा होगी, किससे? 1 वाले से, ताकि टाइम पीरियड सेम रह सके।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब एंगुलर क्वांटिटीज की बात की तो क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, देखें ना, अगर ये पॉइंट घूम के ये पिंक वाला यहाँ पर आ जाए और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रीन वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या दोनों का एंगल सेम नहीं है? जो एंगल इसका है वही एंगल तो इसका भी है, एंगल तो सेम है, टाइम भी सेम है, ओमेगा भी सेम होगा, तमाम एंगुलर तो सेम रहती हैं। सो रेशो इज 1:1, लेकिन तमाम लीनियर सेम नहीं रहेंगी। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसकी लीनियर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे इसकी 2 वाले की स्पीड ज़्यादा है ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर कर सके। तो ये एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट डिस्कस करना है, यहाँ पे हमने भी किया। यही क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ सकता था कि बताएं रेशो ऑफ एंगुलर, नहीं, रेशो ऑफ लीनियर वेलोसिटीज क्या होगा। स्टूडेंट फिर हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर, ओमेगा होता है और ओमेगा तो नहीं बदलता, सो v डायरेक्ट ऑफ r आ गया। v1 बाई v2 इज इक्वल टू r1 बाई r2, r1 1 है, r2 2 है। सो फिर इस केस में आंसर आ जाएगा 1:2 अगर हम लीनियर वेलोसिटीज की बात करेंगे तो हमारे पास अगर यहाँ से देखा जाए तो दिस इज द केस जहाँ हम इन कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हमने अब डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल, फिर लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। हम साथ डिस्कस करेंगे इस बात को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल से कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखें नाम ही कितना क्लियर बता रहा है कि ऐसा सर्कल जिसका प्लेन हॉरिजॉन्टल हो, सच सर्कल जिसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कल। और अगर किसी सर्कल का प्लेन हॉरिजॉन्टल है ना, तो फिर उसी सर्कल का जो एक्सिस है इट शुड बी वर्टिकल, फिर वो वर्टिकल होना चाहिए। जैसे कि फर्ज कर लीजिए दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, हमारे पास ये सेंटर है, यहाँ पर ये मैस अटैच है और इस तरह से बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसे पकड़ा आपने कुछ यूं हुआ है। सो बेसिकली दिस इज द एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब अगर इस केस को देखा जाए तो दिस इज वेट ऑफ दिस बॉल, जिसको हम mg कह सकते हैं। दिस इज टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और देखें mg का टेंशन के साथ कोई लिंक नहीं है। सो सिर्फ एक ही फोर्स ऐसी है विच इज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, और अगर एक ही फोर्स ऐसी है सो दिस टेंशन इज आल्सो Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा कि जब भी बात की जाएगी हॉरिजॉन्टल सर्कल की तो हम सबसे पहली बात ये करेंगे कि टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जितने भी फार्मूलाज हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, वही फार्मूलाज यहाँ वैलिड होते हैं टेंशन के लिए भी। सबसे पहली बात तो ये। सेकंड बात यहाँ पर ये देखी जाए कि TFC के इक्वल आ गया, फिर इसमें कोई वेट का रोल नहीं है, नो रोल ऑफ वेट। अगर हम चाहते तो हम इस सर्कल में स्पीड को कांस्टेंट रख सकते थे। स्पीड कैन बी कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल।
और अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो इट विल फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई तो फिर सिर्फ एक एक्सेलरेशन पाया जाएगा, जो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स इन दिस केस। चलिए ज़रा फर्दर देखते हैं कि हमारे पास इस केस में अगर स्पीड निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन कम समथिंग लाइक दिस कि अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, a stone of mass 1 kg revolves in a horizontal circle with speed of 5 meter per second in radius of 1 meter, then tension in the string will be। हमें साथ ही ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऑप्शन इज 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स इस केस में तो बहुत सिंपल सी बात है कि टेंशन इज इक्वल टू mv² बाय r। m इज 1, 5 का स्क्वायर बाय 1 एंड 5 स्क्वायर इज 25 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स डेल्टा इज द केस। और अगर टेंशन गिवन होती और मुझे स्पीड निकालनी पड़ जाती तो इस केस में स्पीड इज इक्वल टू टेंशन इनटू r बाय m अंडर रूट। हम इसी से स्पीड निकालेंगे स्टूडेंट्स इस केस के अंदर। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कल की, कि वर्टिकल सर्कल के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज़रा नोट कीजिएगा, वर्टिकल सर्कल नाम शो कर रहा है कि जो इसका प्लेन होगा वो प्लेन ही वर्टिकल होगा। प्लेन ऑफ वर्टिकल सर्कल इज वर्टिकल। और जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ वर्टिकल सर्कल विल बी हॉरिजॉन्टल। जो एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल मौजूद है। दिस इज अ वर्टिकल सर्कल और ये हमारे पास एक सेंटर आ गया इसका। दिस इज सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल। स्टूडेंट्स मैं 4 पॉइंट पर बात करूंगा बॉडी को लेके। ऑन साइड पॉइंट्स, उसके अलावा एट टॉप, हम टॉप पे बात करेंगे। अगर बॉडी टॉप पे होती तो क्या होता, एंड व्हेन द बॉडी इज एट बॉटम पॉइंट। और अगर बॉडी बॉटम पे होती तो फिर क्या होता। हम कुछ नाम दे देते हैं इनको। दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी, सी एंड डी। नोट कीजिएगा, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये वेट आ गया ए का। दिस इज वेट ऑफ ए एट ए, दिस इज वेट एट बी, दिस इज वेट एट सी एंड दिस इज वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट डी पॉइंट। ये सारा इसका वेट आ गया, एम जी है। दिस इज एम जी, दिस इज एम जी एंड दिस इज एम जी। साथ ही हमने देखना है टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। सो फिर ये आ गई टेंशन। यहाँ पे टेंशन ये आ गई एंड दिस टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, सो इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। या अगर वापस हाथ फोर्सेस आ गई वर्टिकल सर्कल में, हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स होती है। अगर यहाँ से देखा जाए तो टॉप पे ज़रा नोट कीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप पे
सेंट्रीपिटल फोर्स एट बी इज इक्वल टू, दोनों एक ही तरफ मूव कर रही हैं स्टूडेंट्स, सो टी प्लस वेट, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यही केस अगर मैं यहाँ पे देखता तो मैं कह सकता था कि एफ सी एट डी पॉइंट इज इक्वल टू टी माइनस एम जी या टी माइनस वेट, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए पे और सी पे तो कोई वेट का रोल ही नहीं है, क्योंकि एफ सी होता है टुवर्ड सेंटर, एम जी तो उससे बहुत अलग है। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए निकालता तो वो ही बस टेंशन आती, और अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स एट सी निकालता तो वो भी सिर्फ टेंशन ही आती। तो ये हमने इन चारों पॉइंट्स पर एफ सी कैलकुलेट कर ली। अगर टेंशन पूछ ले वो कि एट व्हाट पॉइंट टेंशन इज द मिनिमम और द मैक्सिमम, तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। अगर टेंशन यहाँ से हम देखें तो टेंशन इज इक्वल टू एफ सी माइनस डब्ल्यू। अगर यहाँ से देखें तो टेंशन इज इक्वल टू एफ सी प्लस डब्ल्यू। यहाँ प्लस हो गया, वहाँ माइनस हो गया। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, टॉप पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होती है मैक्सिमम, और जो टेंशन है टॉप पर वो होती है मिनिमम। बॉटम पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स ये होती है मिनिमम, और जो टेंशन है बॉटम पे ये होती है मैक्सिमम। ये एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि देखें ना टेंशन यहाँ पे क्या है एफ सी, टॉप पे क्या है एफ सी में से वेट माइनस, सिर्फ बॉटम पे एफ सी में वेट ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ मैक्सिमम है। अगर आप एक बॉडी को एक बर्तन में पानी लेकर यूँ घुमाएंगे तो बॉटम पे जब आपका हाथ होगा तो मैक्सिमम खिंचाव टेंशन फील होगी, क्योंकि टेंशन इज मैक्सिमम व्हेन द बॉडी इज एट बॉटम पॉइंट। अगर यहाँ से हम आगे फर्दर देखें तो नोट कीजिएगा कि वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकी वेलोसिटी निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, जिससे आप स्ट्रेट अवे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr माइनस 2gr cos ऑफ थीटा, एंड दिस थीटा, जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट। अब नोट कीजिएगा यहाँ पे एंगल 0 है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, cos 0 1 होता है, 3gr माइनस 2gr, क्या बचा सिर्फ gr। स्टूडेंट्स व्हेन द बॉडी इज एट टॉप पॉइंट सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट gr। ए और सी पे देखें एंगल 90 बन जाता है, cos 90 0 होता है, सो वेलोसिटी ऑन दीज पॉइंट्स इज अंडर रूट 3gr, और इधर भी वेलोसिटी इज अंडर रूट 3gr। अब अगर यहाँ पे देखें तो एंगल तो 180 होता है, माइनस 1 होता है, cos 180 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस केस में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। तो आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पे, वर्टिकल सर्कल में डिफरेंट पॉइंट्स पर स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि स्पीड सेम नहीं है तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ऐसा केस हो जाए तो आपको पता है ना कि नेट एक्सेलरेशन फिर ए सी नहीं होता, फिर वो ए सी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर होता है, और इस केस में अल्फ़ा भी होता है, अल्फ़ा 0 नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ मौजूद है,
एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स भी, रेडियल भी और एंगुलर भी मौजूद होगा। अच्छा, अगर इसमें हम फर्दर नोट करें कि किस किस तरह से एक्सेलरेशंस हैं पॉइंट्स पे, तो ज़रा नोट कीजिएगा। आपने वो बात पढ़ी होती है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। अगर ए सी की बात की जाए, ज़रा टॉप पॉइंट को देखें, वी जी आर अंडर रूट है, मैंने यहाँ पुट किया तो अंडर रूट जी आर का स्क्वायर बाय आर, ये तो स्क्वायर कट गया, जी आर बाय आर इज जी। तो क्या मैं सिंपल सी बात नहीं कह सकता कि वेलोसिटी के फार्मूला के अंदर आर के साथ जो फैक्टर है वो एक्सेलरेशन है। यहां पे एक्सेलरेशन इज जी, यहां पे एक्सेलरेशन इज 3g और बॉटम पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज 5g। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशंस कैलकुलेट कर लिए हैं। देखें, वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलरेशंस फ्रॉम वेलोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन पुट कर दूं तो क्या मुझे वैल्यू नहीं मिल सकती? वो कैसे? एफ सी होता है एम ए सी, और ज़रा नोट कीजिएगा यहाँ पर ए क्या है? जी है। टेंशन यहाँ वाला किसके इक्वल आती है? टेंशन इज एम ए माइनस एम जी, और ए क्या है? जी है, एम जी माइनस एम जी। स्टूडेंट, टॉप पे टेंशन 0 होती है, और ये MCQ आ चुका है 2022 के MD कैट के अंदर कि टेंशन एट टॉप इज 0। नोट कीजिएगा, टेंशन डिफरेंट पॉइंट्स पर, टेंशन इज FC which is equal to MA and A is equal to 3G, so 3mg टेंशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट कीजिएगा, दिस इज MA प्लस mg, और MA क्या है? A तो 5G है, सो 5mg प्लस mg। स्टूडेंट्स, बॉटम पे टेंशन क्या होती है? 6mg होती है। देखें, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होगा जो आपने छोड़ दिया हो। वर्टिकल सर्कल में हमने ये चीज़ कैलकुलेट की कि फोर्सेस की नेचर कैसे है। हमने ये भी कैलकुलेट किया एक्सेलरेशंस क्या हैं, वेलोसिटीज़ क्या हैं, उनमें एंगल क्या है, और डिफरेंट पॉइंट पे उनकी टेंशन्स क्या होती हैं, और ये मोशन कौन सी है। स्टूडेंट्स, ये हमने मुकम्मल तौर पे डिसाइड कर लिया कि किस तरह से वर्टिकल सर्कल काम करता है और इसके तमाम पैरामीटर्स हैं क्या।